भाग्य निर्माता के इस एपिसोड में जीवन गाथा है एक ऐसे ग्रामीण युवक का जिसने जुर्म और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया तो लोग उसे पागल और सनकी कहने लगे। झूठे मुकदमे में फंसाए गए सलाखों में कैद निर्दोष और बेकसूर लोगों की सिसक जब इनकी संवेदनाओं को झकझोरा, इन्होंने उन लोगों को न्याय दिलाने को ठान लिया। इनके घर परिवार तो क्या, गांव मोहल्ले में दूर दूर तक एक भी अधिवक्ता नहीं था और ये निकल पड़े अधिवक्ता बनने ताकि निर्दोष और बेकसूर लोगों को न्याय दिला सके। जिनके सर से बचपन में ही मां का साया उड़ गया हो और सर पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई, जिनके पास कानून की किताब खरीदने और कानून की पढ़ाई करने तक के पैसे नहीं थे, भला वो कैसे अधिवक्ता बनकर निर्दोष लोगों को न्याय दिला पाते। रेणु रेना रेना और कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। ये निकल पड़ा सन्यासी भांति जंगल में और 12 वर्ष की घोर तपस्या और साधना के बल पर बन गया अधिवक्ता। कभी पैसे के अभाव में मुंगेर के खड़गपुर प्रखंड के प्रसंडो ग्राम से मुंगेर जिला न्यायालय का पैदल सफर तय करने वाले युवा आज एक सफल अधिवक्ता बनकर निर्दोष और मजबूर लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। ये कहानी है बिहार के मुंगेर जिले के खड़गपुर प्रखंड के प्रसंडो ग्राम में रहने वाले अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार सिंह की। आइए सुनते हैं भाग्य निर्माता की कहानी मृत्युंजय कुमार सिंह की जुबानी। देखिए, मृत्युंजय बाबू जो हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, प्रसंडों के निवासी हैं, लेकिन बहुत संघर्षशील और मेहनती आदमी है। मैंने उन्हें देखा है कि संघर्ष के दौरान कभी टूटते हुए भी मैंने उन्हें देखा, तो मैंने भी उनको बहुत सहयोग दिया, सहारा दिया। लेकिन आज वो अच्छे मुकाम पर हैं, अच्छे तरह से अपने कार्य का निष्पादन करते हैं, मेहनती हैं, लगनशील हैं, कर्तव्यनिष्ठ भी हैं और गरीबों के लिए तो मसीहा हैं। बहुत बार मैंने देखा कि उन लोगों से इन्होंने फीस भी नहीं लिया और काम कर दिया। मैं भविष्य में इनकी आगे बढ़ने की तो पूरी संभावना है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भविष्य में बहुत दूर तक जाएंगे। मृत्युंजय जी जब से इस वकालत पेशा में आया तो शुरुआती दौर में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। काफ़ी हिम्मत जुटा के उसने वकालत को पेशा को स्वीकार किया। उसके बाद जो है परेशानियां आई वकालत पेशा के दरमियान में, जिसके कारण वो टूटने लगा। तो उसने हमको बोला कि मामा ऐसी ऐसी बात है हमारे साथ में इस तरह का। तो हम उसको बहुत ही हिम्मत देके कहे कि तुम आगे बढ़ते जाओ, सफलता तुमको अवश्य जो है मिलेगी। क्योंकि उसको जिज्ञासा था, उसके मन में एक जिज्ञासा था कि हम इस पेशा को अच्छी तरह समझें। हम हमेशा उसको आशीर्वाद और सहयोग देते रहे। मेरा आशीर्वाद है, प्यार भी है और अच्छा मुकाम पर जा रहा है, यही उसकी उपलब्धि है। मेरा नाम मुकेश कुमार, मैं ग्राम खैरा हवेली खड़गपुर मुंगेर का रहने वाला हूं। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूं और मेरी पत्नी 2005 से मुखिया रही। उसी क्रम में मेरी पत्नी को किसी
पदाधिकारी के द्वारा केस में फंसाया गया। जब उस समय मैं बहुत परेशान था तो मैं घूमते टहलते मुंगेर आया, सोचा क्या करूं नहीं करूं, तो किसी एक व्यक्ति ने कहा एडवोकेट हैं मृत्युंजय कुमार सिंह, उनसे आप जाके मिलिए, वो बहुत अच्छे आदमी है। तो जब मैं उनसे मिला तो सचमुच में वो अच्छे ही नहीं बहुत अच्छे थे। अन्याय के खिलाफ लड़ना और गरीब निसहाय सबको मैंने देखा, मदद करना उनका काम था। तो उन्होंने जो मेरा केस देखे थे, देखने के बाद ये बोले कि तू बहुत बड़ा फंसाया गया, आपको लग नहीं ये तो गलत है। मैं भी समझ रहा हूँ आप जो बोल रहे हैं, आप जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, ये तो गलत हुआ आपके साथ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको जरूर न्याय दिलाऊंगा, और वो मुझे मिला। मैं इसलिए इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ मृत्युंजय को, और मैं उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। मैं मृत्युंजय कुमार सिंह वर्तमान में सिविल कोर्ट मुंगेर में क्रिमिनल का प्रैक्टिस कर रहा हूं। 2009 से मेरा प्रारंभ हुआ ये यात्रा, और यात्रा 2024 तक पहुंच चुका है। खास करके मैं वैसे लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करता हूं जिन्हें बेवजह निर्दोष को घसीट कर न्यायालय में लाया जाता है और उन्हें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से तंग तबाह करने का प्रयास किया जाता है। मैं उन्हें न्याय दिलाने का मैं ज़्यादा प्रयास करता हूं। ऐसे मेरे लिए जितने लोग होते हैं, जो भी मुवक्किल हैं, मैं सबके लिए मैं बराबर समय देता हूं, और मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपनी बात को उनके तरफ से, अपनी बचाव को उनके सामने में लाने का प्रयास करूं, और पूरी ईमानदारी से मैं हर फाइल को देखता हूं और केस लड़ने का प्रयास करता हूं। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आएगी कि ये रास्ता मेरा बहुत आसान नहीं है, ना आसान था ना आसान है। मेरी जर्नी, मेरी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, मैं इसके लिए मैं आपके सामने इस कहानी को मैं आपके सामने में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं परसंडो गांव, जो खड़गपुर अनुमंडल के अंतर्गत पड़ता है, मैं उस गांव का रहने वाला हूं। मेरा अधिकांश समय गांव में गुजरा, क्योंकि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार, गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे दिमाग में बचपन से एक बात थी कि मैं वही काम करूंगा जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। यहाँ दूर दूर तक उस क्षेत्र में या उस गांव में मेरे रिश्तेदार में, मेरे परिवार में आज तक लीगल सेक्टर में कोई नहीं आए थे। लेकिन मुझे बचपन में ये था, चूँकि मैं समाज से हर वक्त किसी ना किसी रूप से, कभी संगीत के माध्यम से, कभी गरीब को मदद करने के माध्यम से, कभी कोई रचनात्मक कार्य करने के माध्यम से मैं सबसे आगे रहा करता था। तो समाज का जो अनुभव था बचपन से ही मुझे मिल चुका था, और मुझे लगा कि इससे बेहतर समाज का सेवा करने का मौका और कुछ नहीं मिल सकता है। बचपन में मैं मैट्रिक पास किया, माँ का साया सर से उठ गया, मैं बिल्कुल बेचारा हो गया। मेरे पीछे 5 भाई बहन, आप सोच सकते हैं कि मेरे पिताजी एक चतुर्थ वर्गीय जंगल विभाग में नौकरी करते थे, उनकी आमदनी क्या होगी। मेरे चाचा, मेरे पिताजी 2 भाई, उनके भी संतान थे, उनकी भी जिम्मेवारी, सारी जिम्मेवारी वो लेकर चल रहे थे। तो मेरे पास पैसा कहाँ था कि मैं पढ़ पाता। लेकिन किसी तरह से सब भाइयों को भी पढ़ाने का प्रयास किया, अपने खुद भी सही रास्ता पर चलने का प्रयास किया, और अध्ययनरत रहा। बाहर में पढ़ने का मौका कहाँ लगा। और फिर मैं ग्रेजुएशन वहाँ से किया, फिर मैं एमए में एडमिशन लिया, फिर लॉ में मैंने किया, और अचानक हनुमान कूद उसको हम कह सकते हैं। लेकिन मुझे फिर एक शेर याद आ गई कि एक टहनी महज पतवार बनती है, एक चिनगारी दह कंगार बनती है, पैर से रौंदी गई बेबस मिट्टी वही एक दिन मीनार बनती है। मुझे लगा कि अब मैं जिंदा रहना मुझे मुश्किल है। हमको लगा कि नहीं, अब जीवन से मुझे छुटकारा मिल जाए, क्योंकि माँ तो थी नहीं जो हमको समझा पाए। भाई सब बच्चे थे, उनको बढ़ाने का भी मैं प्रयास कर रहा था। बाद में काफ़ी दर्द भी मिला, जीवन भर दर्द ही मिलता रहा हमको। उसके बाद मुझे लगा कि अब आगे की रणनीति और दूरी हम कैसे तय करें। तो एक अपने घर से दूर, उसको हम लोग खर्रा कहते हैं, वह झोपड़ी, हमारे बाबा आदरणीय खोलाल बाबू को मैं नमन करना चाहूँगा कि उनका झोपड़ी था। मैं उनसे रो कर मैंने कहा कि बाबा हमको ये शुरू में रहने का दिया जाए,
उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा ही घर है, तुम मुझसे मांग क्यों रहे हो, तुम जाओ तुम रहो। उन्हीं के पास मात्र 250 रुपये थे। मैं उस समय लालटेन जलता था, लाइन तो रहता नहीं था। मैं वो लालटेन में वहाँ किरासन तेल खरीदा, एक टेबल लैम्प खरीदा, माँ सरस्वती दुर्गा माँ का फोटो लेकर मैं घर से छोड़ दिया, क्योंकि चारों ओर अपमान ही अपमान मिल रहा था। मेरा लोग मजाक उड़ाते थे, लोग कहते थे कि ये तो बोझ बन गया, इस जीवन में अब क्या कर पाएगा, यह सिर्फ लंबा लंबा ख्वाब देखता है। घर के लोग ज़्यादा मजाक उड़ाते थे मेरा, असहनीय मेरी पीड़ा होती थी। लेकिन उस दर्द का इलाज करने वाले कोई लोग नहीं थे, मेरी भावना को समझने वाले लोग नहीं थे। वहाँ मैं गया और मैं शांति से मैं अध्ययन करना और जोर से, जितना मेरा मजाक होता था मैं और उतना जोर से मैं अध्ययन करना प्रारंभ किया। मैं पूजा करता था ठाकुरबाड़ी जाकर। मुझे लगा कि घर वाले भी सोचेंगे कि वहाँ जाकर वो बोझ बन के सिर्फ खाना मांगता है और खाना खाता है, उसके पास तो कोई जिम्मेवारी है नहीं। क्योंकि मैं परिवार से भी मैं ठुकरा गया इंसान था। मैं वहाँ का जो ज़मीन था लगभग 4-5-6 कट्ठा, उसे कुदाल से जोत कर उसे उपजाऊ बनाया और ख़ास करके उसमें सब्जी उपजाना प्रारंभ किया। ख़ास करके मेरा एक भाई जो वर्तमान में मिडिल स्कूल का शिक्षक है, एमए है, एमएड किए हुए हैं, वो उनका काफ़ी प्यार मिला हमको। और भगवान उनको जहाँ है, संकट मोचन उनका नाम है, और भगवान करे जहाँ भी रहे, मेरी दुआ मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। अगर आज शायद वो नहीं रहते तो हम वहाँ भूखे मर जाते। दोनों टाइम वह भोजन हमको, वो मेरी आँख में आंसू आ रहा है, मेरी आवाज़ भी भरा रही है। वो बेचारे सुबह शाम बारिश के दिनों में भी वही एक लड़का थे जो हमको खाना पहुंचाते थे। नहीं तो कोई पूछने वाले घर में नहीं थे कि किस परिस्थिति में ये लड़का है। पिताजी नौकरी पर से भी आते थे, झारखंड में वो नौकरी करते थे, हमसे मिलने भी नहीं जाते थे। कभी हमसे उन्होंने ये नहीं पूछा कि मृत्युंजय तुम मेरा बेटा हो, तुम्हारी माँ मर गई है, तुमको दर्द क्या है, तुमको आवश्यकता हमारी कहाँ क्या है। और मेरा खुलेआम विरोध करते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे। लेकिन वो संकट मोचन जी छोटा होकर सुबह शाम बेचारे एक वो रूटीन बना लिए थे, उनकी दिनचर्या हो गई थी कि सुबह शाम पानी लेके वो खाना पहुंचाते थे। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मेरे बच्चे होंगे, मैं कितना भी ऊंचाई पर जाऊंगा, मैं उनका कर्जदार हूँ, कर्जदार था, कर्जदार मैं रहूँगा। मुझे बचपन से संगीत का शौक़ था, मैं संगीत का अध्ययन करता था, संगीत का की मैं साधना करता था। मैं गज़ल आज भी गाता हूँ। शौक़, मैंने विधिवत संगीत की, शास्त्रीय संगीत की तालीम लिया। वहाँ संगीत का मैं अपने आप से बात करने के लिए, अपने दर्द को भुलाने के लिए वही मैं गज़ल गाता था। मुझे हर प्रश्न का उत्तर गज़ल से मिल जाता था। मैं गज़ल गाकर ही उस आंसू को मैं बहाता था और मुझे काफ़ी संतुष्टि मिलती थी कि चलो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सहारा मेरा अंग बन गया है। और आज भी मैं अपने आप को जब भी अकेला पढ़ता हूँ, अकेला अपने आप को समझता हूँ, हारमोनियम निकाल कर गज़ल गाकर अपने मन को ठंडा लेता हूँ, शांत कर लेता हूँ। लोग मुझे भले समझ रहे हैं कि मैं गज़ल गाता हूँ, वो गज़ल नहीं है, मेरी ज़िंदगी की एक अपनी असली कहानी है, उसमें सत्यता है। और वहाँ से फिर मैं वक्त आया, कुदाल चलाया, हल चलाया, घर बनाने में मजदूरी भी किया, गोबर चूना, कोई भी ऐसा छोटा से छोटा काम नहीं था जिसको मैंने नहीं किया। भाई लोगों को भी करने के लिए कहा। भाई लोग भी आज अपने अपने पैर पर खड़ा है। मुझे ये नहीं कहना है कि मुझे किसने क्या दिया है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे, जो जख्म मिला फूलों से मिला, कांटों से शिकायत कौन करे। इन आँखों ने जो कुछ देखा, ये दिल ये बता किस मुँह से कहूँ, अपनों का नाम ही आता है, बेहतर है यूँ खामोश रहूँ। जब कर ना सके अपनों से गिला, गैरों से शिकायत कौन करे, जो जख्म मिला फूलों से मिला, कांटों से शिकायत कौन करे। फिर मेरी शादी हो गई। मैं किसी तरह से मुंगेर आया। मैं एक कहानी और कह देना चाहूँगा कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए मैं लॉ का जाता था तो मेरे पास भाड़ा नहीं रहता था, मेरे पास रुपया नहीं था कि मैं परीक्षा देने के लिए मैं कैसे जाऊँगा। मेरी फुआ है मेरे पिताजी से बड़े, वो और मेरे पिताजी बैठे हुए थे
लगभग सुबह का 6 बज रहा था, बारिश हो रही थी। मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, आप पैसा दीजिए। उन्होंने साफ कहा तुम परीक्षा दो ना दो, हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं देंगे पैसा। और मैं रोने लगा। लेकिन मेरी फूआ वहाँ बैठी हुई थी, लेकिन उन्होंने एक बार नहीं कहा कि मृत्युंजय कोई बात नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारा पिता पैसा नहीं दे रहा है, हम तुमको देंगे। और उन्होंने मजाक उड़ाया। आप सोच सकते हैं कि जिस आदमी को परीक्षा देने के लिए रुपया नहीं हो, किताब पढ़ने के लिए जिसके पास किताब नहीं हो, वह कितना बड़ा सोच सकता है। लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोहब्बत, मेरा जुनून, मेरा लगन, मेरा हौसला कभी कम नहीं हुआ। मैं जब कानून के क्षेत्र में आया तो मेरे पास, मैं जब कानून का किताब में पढ़ता था, अभी जैसी मेरी मीडियम रेसिप सा लिक्विटर, मैं ज़िंदगी में ऐसे शब्द मैंने कभी सुना ही नहीं था। हिंदी पढ़ता था, तत् अस्मित मन, तत्समय प्रवृत्त, उपहति। आप सोच सकते हैं कि जीवन में ना उस तरह का अंग्रेजी पढ़ने का मौका मिला, ना हिंदी पढ़ने का, क्योंकि परिवेश था नहीं। पढ़ने का तो बहुत शौक़ था, आज भी शौक़ है, लेकिन मेरे पास रुपये कहाँ, कोई समझाने वाले कहाँ, कोई हौसला तोड़ने वाले लोग बहुत थे, लेकिन हौसला देने वाले लोग नहीं मिले हमको। फिर वहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। लेकिन मैं यही सोचता था कि एकला चलो, फणीश्वर नाथ रेणु का, चूँकि मैं बचपन से ही साहित्य और संगीत से मेरा बहुत ज़्यादा वास्ता रहा। मैं संगीत के क्षेत्र में भी बेहतर कर सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं किया कि मैं वही रास्ता चुनता था जिससे कि मैं कुछ समाज के सामने एक नई बात मैं पेश कर सकाऊं, नया इतिहास बना सकूं। अन्याय के खिलाफ मैं आवाज़ उठाना प्रारंभ किया। वहाँ जाने के बाद जब मैं वहाँ गया, यहाँ जब मुंगेर आया, तो ना मैं हिंदी समझता था, ना मैं अंग्रेज़ी समझता हूँ। आप सोच सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति होगी। मेरी शादी भी हो गई थी, अब मेरी जिम्मेवारी भी बढ़ गई। इससे पहले मैं सभी भाइयों को, जहाँ मेरे भाई हों या बहन होंगे, मेरी बात को सुन रहे होंगे, मैं कभी भी जिम्मेवारी से मैं भागने का प्रयास नहीं किया। मैं हर वक्त अपनी जिम्मेवारी को, चूँकि मेरी माँ जाते वक्त जब उसका प्राणांत हो रहा था, उसने कहा था कि बेटा मैं जा रही हूँ। मेरी माँ बिल्कुल गृहिणी थी, अनपढ़ थी, लेकिन उस माँ का मैं आज भी पूजा करता रहूँगा कि सारे भाइयों और बहनों को देखना। मैं उस प्रोमिस को, उस प्रतिज्ञा पर मैं अटल रहा। लेकिन मुझे इसके बदले बहुत सा धोखा मिला, अपमान मिला, मेरी रुसवाइयाँ हुई। शादी हमारी हो गई, जिम्मेवारी बढ़ गई। अब मुंगेर जाने के लिए मेरे पास भाड़ा नहीं है, अब रूम रेंट देने के लिए पैसा नहीं है। और इसी बीच में मैं एक सीनियर के पास 6 महीना मुझे रहने का मौका मिला, लेकिन मेरा उनसे सैद्धांतिक मतांतर के चलते मैं 6 महीना में उनसे मैं हट गया। क्योंकि किसी का शोषण करना ये बहुत बड़ा अपराध होता है। जब मैं बिल्कुल बेसहारा था, न्यायालय में बैठने का भी जगह नहीं था, तो हमारे रिश्ते में दूर दराज के वो हमारे मामा भी लगते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे सहारा दिया। मैं गोपाल बाबू को मैं नमन करना चाहूँगा और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक आपकी सांस रहें, मेरे साथ आप पुत्रवत व्यवहार करते रहें। मैं उन्हें अपना गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। सीनियर का मतलब होता है कि जूनियर को बढ़ावा देना, उसके परिस्थिति को समझना। यहाँ मैं आया और यहाँ आने के बाद एक दिन 6 महीना के बाद किसी कारणवश सीनियर से कुछ उस तरह की बात हो गई। मैं घर आया और मैं बहुत रोने लगा डेरा पर आकर। मैं खाना भी नहीं खाया कि अब मेरे ज़िंदगी का क्या होगा। ना तो माँ का साया सर पर है, ना पिताजी हमारे दर्द को समझने के लिए तैयार हैं। उन्हें मेरा अपमान करने में ज़्यादा उनको आनंद आता है। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि मेरा दुर्भाग्य किस तरह रहा कि मेरे पिताजी मुझे कुछ 10-20 हज़ार रुपया शायद रखने के लिए वो दिए थे। जब वो जान रहे हैं कि मेरा बेटा बेरोजगार है, इसके पास कोई 1 रुपया देने वाला नहीं है और इतना ईमानदार है कि कभी भी किसी से ये बेईमानी नहीं कर सकता है और ना किसी का 1 रुपया ले सकता है। मेरी उस दयनीय स्थिति में मेरे पास जो रुपया रखने के लिए दिए थे, वो रुपया देकर वो किसी दूसरे को दे दिए।
सोच सकते हैं कि हम कितना बड़ा अभागा, मेरे मन पर क्या गुजरता होगा कि एक पिता का क्या यही धर्म होता है कि उनके कहने पर उन्होंने मेरी शादी की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मुंगेर जा रहा है, अगर इसको 10-20 हज़ार रुपया दिए हैं तो शायद इसके बुरा वक्त पर काम आएगा, लेकिन हमसे पैसा लेकर किसी और को रुपया दे दिया हो। मैं बहुत रोया, फिर अपने आप को समझाया कि चलो मृत्युंजय, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा हुआ है, लेकिन कर्म से तुम्हें अपने भाग्य को बदलना है, तुम इसीलिए इस धरती पर पैदा लिए हो। फिर मुंगेर आया और मैं 6 महीना तक सब्जी का भी पैसा नहीं रहता था, सप्ताह में 50 रुपया भी हम देखने का मौका नहीं मिलता था। फिर एक दिन सीनियर से कुछ नोक-झोंक हुआ, मैं सोच लिया कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मैं वापस मुझे गांव जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कानून के क्षेत्र में मुझे अभी कुछ आता नहीं है, कोई समझाने वाले नहीं है, कोई मार्गदर्शक है नहीं, किससे पूछें, समाज में कोई नहीं है, परिवार में कोई नहीं, दूर दूर तक इस क्षेत्र से कोई भी लोग नहीं थे। मेरी पत्नी बोली, जिसका नाम रानी है, परमात्मा करे कि अगले जन्म में भी उसकी हमारी जोड़ी बनी रहे। बहुत संघर्ष किए और मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भाग्यशाली हूँ कि वैसी पत्नी मुझे मिली। मैं रात में, मेरी पत्नी ने कहा कि भोजन कर लीजिए, मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। सुबह कोर्ट जाने के लिए बोली, मैंने कहा मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। कहा क्यों नहीं जाइएगा? मैंने कहा कि देखो, आप कुछ दिन के लिए आप मायके चले जाइए, मैं अब संगीत के क्षेत्र में के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, 4-5 महीना आप वहाँ रहेंगे, मेरी आमदनी जब बढ़ जाएगी, उस योग बन जाऊंगा तो मैं आपको पैसा भेजूंगा। मेरी पत्नी की आज भी मुझे बात याद आ रही है। कहा कि सुनिए, मेरी शादी एक संगीतकार से नहीं हुई है, एक अधिवक्ता से हुई। मैं गर्व करती हूँ, दुनिया का जितना भी अपमान और जितना भी दर्द संघर्ष होगा, मैं आपके साथ हूँ। मुझे हौसला मिला और मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। संयोग से रविवार का दिन था, चूँकि क्षेत्र में संगीत के माध्यम से लोग मुझे पहले से ही जान रहे थे कि अच्छा लड़का है, व्यवहारिक है, ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है। मुझे एक कंप्लेन केस मिला जिसका नंबर 555C/2010 है। मेरे बगल में एक मुरहेरी मुजफ्फरगंज गांव है, वह केस मिला। मैंने उस केस का ड्राफ्टिंग खुद किया और मैंने बेल खुद लिया। और उस दिन के बाद से जो मुझे परमात्मा ने जो आगे बढ़ाने का, गुरु माँ ने जो प्रयास किया, मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज मेरे चेहरे पर जो हंसी है, यह आप लोगों का संघर्ष का ही फल है, परिणाम है। संयोग से 2015 लगभग 4-5 बरस के प्रैक्टिस के बाद एक इतना भारी भरकम केस हमको मिला, जिसकी कहानी बगैर बताए मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ। इतना खराब केस मिला कि हमको लगा कि बाप रे भाई, इतना खराब केस को मैं क्या डील कर पाऊँगा, लड़ पाऊँगा। लेकिन याद रखें, हथियार नहीं जीतता है, जब भी जीतता है हौसला जीतता है। हौसला की जीत होती है, हथियार की जीत नहीं होती। अगर आपके पास हौसला है नहीं तो आप हथियार नहीं चला पाएंगे। हौसला के बल पर मैंने उस केस को लिया और उस केस की पूर्ण तैयारी मैंने प्रारंभ किया। और उस केस में दिन रात मुझे लगता है कि मॉर्निंग कोर्ट मेरा चल रहा था, डे टू डे केस चल रहा था, और सारे मुद्दालय जेल में थे, मॉर्निंग कोर्ट चल रहा था, और मैं 2 बजे 3 बजे यहाँ से मैं जाता था और फिर किताब पर 12-1 बजे तक बैठता था, फिर 4 बजे सुबह जग के स्नान ध्यान करके मैं फिर कोर्ट चला आता था। और मेरा ये संघर्ष का दौर चलता रहा। लगभग 2 महीना तक केस चला। अंत में यहाँ 5 को, वो 5 मुद्दालय को, सबको, अभियुक्त को यहाँ से मृत्युदंड दिया गया। लेकिन आप लोगों के प्यार से रिकॉर्ड पर इतना मटेरियल मैं ला दिया था कि हाई कोर्ट में 5 को क्लीन कट रिहा किया गया। ये आप लोगों का प्यार है। फिर केस की कभी हमको कमी नहीं हुई। जब तक मेरा सांस चलेगा, मैं अन्याय के खिलाफ मैं लड़ता रहूँगा, और जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी, मैं केस के प्रति पूर्ण जिम्मेवार रहूँगा। क्योंकि
एडवोकेट का प्रथम कर्तव्य होता है कि केस के प्रति पूर्ण समर्पित होना। जो आपको केस मिला है, जो फाइल मिला है, उसमें आप धोखाबाजी नहीं करें। क्यों कि किसी की जिसमें आप बाइंड पहनते हैं उसमें किसी की ज़िंदगी आपके हाथ में रहती है। अब कोई आपको वकालतनामा पर वो अपना सिग्नेचर करके वो अपना ज़िंदगी आपके हाथ में दे देता है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी जिम्मेवारी है आपकी। अगर इसको अध्यात्म के रूप में देखा जाए तो परमात्मा ने आपको सेवा करने का मौका दिया है। अगर वो बहुत कुछ दे सकते हैं तो आपसे बहुत कुछ क्षण भर में ले भी सकते हैं। ये एक अदृश्य शक्ति है, उसके सामने किसी का नहीं चलता है। निवेदन करना चाहूँगा वैसे अभिभावक से, माता पिता से, कि अगर बच्चा कुछ अलग करना चाह रहा है तो उसके रास्ते का आप रोड़ा मत बने। उसके हौसले को आप समझें, उसके अंदर की बात को आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपने उसे जन्म दिया है। अगर आप उसको ठोकर देंगे, आप उसको गालियां देंगे, आप उसका अपमान करेंगे, तो फिर दुनिया से लोग वो क्या गिला शिकवा कर सकता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी यहाँ तक लाने में हमको प्यार दिया, सम्मान दिया, उस योग्य बनाया, मैं उनका सदैव आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपको मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे पैराडाइज ऑफ लॉयर कहा जाता है। आप सोच सकते हैं कि जिससे कि हिंदुस्तान चल रहा है, जिसको हम लोग मदर लॉ कहते हैं, वह वकीलों के द्वारा बनाया गया है। चूँकि भीमराव अंबेडकर भी अधिवक्ता थे और जो उस कमेटी के जितने भी मेंबर हुए हैं, वो ड्राफ्टिंग कमेटी है या जो भी कमेटी थी, वो सब के सब लॉयर थे। उस समय सबकी पढ़ाई, सब बैरिस्टर थे। चूँकि हिंदुस्तान में उसकी पढ़ाई थी नहीं तो उस समय उसको बैरिस्टर कहा जाता था, इंग्लैंड से पढ़ के या जहाँ से लोग आते थे। तो जब आप अपने बच्चे को अगर न्यायालय में भेजते हैं तो इतना आप जरूर, मेरे तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन होगा, क्योंकि मैंने इसे भोगा है, मैं उसे बहुत करीबी से देखा है, कि आप अपने बच्चे को कम से कम 5 वर्ष तक उसको आर्थिक मानसिक रूप से जरूर मदद करें। क्योंकि कोर्ट आने के बाद ऐसा आप नहीं सोचेंगे, माता पिता या वो इच्छुक जो अधिवक्ता बनना चाहते हैं, कि आने के बाद आपको यहाँ रुपया की बारिश होगी। आपको बहुत कम लोग होते हैं जो आपको कॉपरेशन करेंगे, यहाँ उनका सहयोग नहीं मिलेगा। महीना 2 महीना तक एक रुपये के लिए आपको तरसना होगा, लेकिन आपको हौसला नहीं तोड़ना है। इसी समय माता और पिता की बहुत ज़रूरत होती है, जो अपने बच्चे को समझ पाए कि तुम अकेला मत समझो, मैं रुपया भेज रहा हूँ, चावल भेज रहा हूँ, गेहूँ भेज रहा हूँ, ताकि जब आदमी का मनोबल टूटता है तो फिर उसको मनोबल बनाने में बहुत समय लगता है। और ख़ास करके मैं उस नए अधिवक्ताओं का से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा मोबाइल नंबर आप ले लें। अगर शायद हमारी कभी ज़रूरत है तो निःशुल्क हमसे आप मदद लें। चूँकि मैंने दर का ठोकर खाकर, मैं बहुत सा संघर्ष करके, परेशानियों के झेल कर मैं यहाँ तक आया हूँ। और चूँकि इसीलिए मैं आपके दर्द को मैं समझने के लिए तैयार हूँ कि आपके दिल पर क्या गुजरता होगा। आप आएँ और मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। और माता पिता कम से कम उसे बच्चे को, उसके प्रतिभा को आप समझें, उसको ठुकराएं नहीं, उसका अपमान नहीं करें। अगर आपने जिम्मेवारी अधिक ले लिया है अपने औकात से ज़्यादा, तो यह गलती आपकी है। क्योंकि जिम्मेदारी लेने के वक्त आपने नहीं सोचा कि जिम्मेदारी का हमको निर्वहन भी करना होगा। और आप इस समय अपने बच्चे को गलत ठहराते हैं, इसलिए कि बच्चे चाहते हैं कि मैं पढ़ूं। मैं पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए मैं गया था, लेकिन मैं 2 महीना में 3 महीना में मैं लौट के चला आया, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। और मैं बहुत ही निराश होकर, हतोत्साह होकर मैं मुंगेर ज्वाइन किया था। आज भी मुझे कोई लोग मिले तो मैं सुप्रीम कोर्ट की तैयारी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। एक से किताब अभी तक में मुझे लगता है कि लगभग 15 से 18 किताब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ चुका हूँ, कि वक्त मिलेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक मैं जाऊँगा। मैं अंत में भाग्य निर्माता के पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और परमात्मा से मैं दुआ करूँगा कि इन लोगों के टीम में इतना प्यार बना रहे, इनके अंदर संघर्ष करने की इतना शक्ति दें कि एक दिन भाग्य निर्माता विश्व स्तर का चैनल बने। और ये इस चैनल के माध्यम से हम लोग जैसे नाचीज
जिसको कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि रोड का एक कीड़ा के बराबर भी नहीं हो, उस व्यक्ति को प्लेटफॉर्म आपने दिया, उसके संदेश को समाज तक पहुंचाया, समाज के सामने एक उदाहरण की तरह पेश किया। ये आपका बड़प्पन है और आपका ये कार्य सराहनीय है, अद्भुत है। मैं इसके लिए पूरे टीम को धन्यवाद दूंगा और धन्यवाद देकर मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। धन्यवाद। ये है मृत्युंजय कुमार सिंह, जो मुंगेर के सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं। मृत्युंजय कुमार सिंह ने कानून के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत 2010 में किया है। कभी पैसे के अभाव में परसंडों से पैदल चलकर मुंगेर जिला न्यायालय का सफर तय करने वाले मृत्युंजय कुमार सिंह आज मुंगेर में एक सफल अधिवक्ता हैं और उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं जो कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मृत्युंजय कुमार सिंह खासकर उन लोगों के लिए केस लड़ते हैं जिन्हें बेवजह झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है।